हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आज वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको भौतिक विज्ञान के बारे में बता रहे हैं और एक हमने ऐसा चैप्टर लिया है जिसे तुम जानते हो, अवतल तथा उत्तल दर्पण के बारे में। आज हम तुम्हें इसके बारे में बताएंगे और देखिएगा। और अब ऐसा है कि अब हम सिर्फ तुमको यानी कि रिवीजन कराएंगे। अब तुमको रिवाइज करना है जो तुमने इतने महीनों के अंतर्गत जो भी तुमने पढ़ा है, जो भी तुमने याद किया है, जो भी ना किया हो, जो भी ऐसी स्थिति हो, तो अब सिर्फ तुमको क्या करना है, खाली इसे देखना है और ये समझना है। ठीक है, आज हम तुमको अवतल और उत्तल, क्या उत्तल और ना अवतल दोनों दर्पणों के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और तुम इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसके माध्यम से हम तुमको न्यूमेरिकल भी यानी बताएंगे। आप अगर आज मैं जो तुमको बताने यहां से जा रहा हूं, तो अगर तुम उसे एक एक करके ध्यानपूर्वक अगर तुम यह समझोगे, तो ये मेरा वादा है तुमसे कि तुम इस अवतल और उत्तल यानी दर्पणों की जो है न्यूमेरिकलों में जो तुमको यानी दिक्कत होती है, वो आज से उस दिक्कत का सामना तुमको नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिएगा, मैं तुम्हें एक एक बात बताऊंगा। इसमें तुम इस बात को जान पाओगे कि कहाँ हमको यानी कि नेगेटिव चिन्ह लेना चाहिए, कहाँ पे हमें यानी कि प्लस का चिन्ह, ठीक है, लेना है। तो ये अवतल देखिएगा, ये तुम यहाँ पे जानते हो, ये जो आकृति हमने बनाई है, ये तुम्हारी कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण का है। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। ये हो गया अवतल दर्पण हो गया, और ये तुम्हारा हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। ठीक है, अब तुम कहोगे यानी दर्पण क्या होता है। देखिए, हमने तुमसे पहले कहा है कि इस वीडियो में हम तुमको इतना सारा बता देंगे, हो सकता है कि तुम्हें ये अवतल और उत्तल या दर्पण से किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं बचेगा कि हमें ये चीज आज इसमें अवतल उत्तल दर्पण में ही समझ में नहीं आई है। तुम बस इसे देखना ध्यान से, और इसका एक एक करके न्यूमेरिकल बताऊंगा। तुम अगर इन चीजों को ध्यानपूर्वक यानी समझ लोगे, तो मैं तुमको न्यूमेरिकल भी तुम्हें यानी सिखा के मानूंगा। ये मेरा तुमसे आने की वादा रहा। बस तुमको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, हम क्या बता रहे हैं। इसी के माध्यम से ये पूरा पाठ जितना लेसन है, इस लेसन का रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ ओनली तुमको क्या करना है, रिवीजन ही करना है। ठीक है, और हम तुमको प्रतिदिन बताएंगे अब एक एक करके हर विषय का, हर सब्जेक्ट का। और जिसमें ध्यान रखना, इसमें कक्षा 10 और यानी 12 ये दोनों के लिए कॉमन चैप्टर हैं। ठीक है, यानी कक्षा 12 में पूरा चैप्टर दिया गया है। ठीक है, लाइट, और इसी प्रकार से कक्षा 10 में भी लाइट चैप्टर है। तो इस दोनों के लिए है, बस देखना। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा, ये हो गया तुम्हारा अवतल दर्पण, ये तुम्हारा कौन हो गया, उत्तल दर्पण। अब तुम कहोगे दर्पण क्या होते, तो दर्पण के लिए हमने बताया कि जो गोली दर्पण जो होते हैं, वो कांच के, मतलब कांच के खोखले गोले के, ठीक बात समझना, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। हमने अगर पूछा जाए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो वैसे अगर कहा जाए तो गोलीय दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। एक कौन सा हो गया, एक तुम्हारा हो गया उत्तल दर्पण, एक तुम्हारा हो गया कौन सा, अवतल दर्पण। लेकिन एक दर्पण और होता है, उसको कहते हैं समतल दर्पण। ठीक है, इस बात में भी ध्यान रखना है, यानी समतल दर्पण। तुम्हें ये अब देखना, इसमें जी हो गया तुम्हारा, ठीक है, अवतल। अब ध्यान रखना, यहां हम क्या करेंगे, हमने ये जो भीतरी तल है, इसका जो भीतरी तल, इसे हम कहते हैं तुम्हारे यानी परावर्तक तल। इसको ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं, परावर्तक तल। ठीक है, इसे हम कौन सा तल कहते हैं, इसे कहते हैं परावर्तक तल। तो इसमें क्या हो गया कि यहां पे हमने पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट यहां पे कर रखा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर प्रकाश की किरण यहां आकर के गिरे, तो गिरने के बाद उसका क्या हो जाए, यानी परावर्तन हो जाए। तो तुम कहोगे परावर्तन क्या है, मतलब यानी परावर्तन मतलब ये होता है कि प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटाना। ध्यान रखना, वापस उसी माध्यम में लौटाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इस यहां पे देखना,
तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा जो है यानी परावर्तक तल है, यहां पे एक मध्य बिंदु ले लिया, इस मध्य बिंदु को हमने कहा ध्रुव, इसके हम पी लिया। अच्छा पी क्यों लिया, क्योंकि ये ध्रुव, ये होता पोल मीन्स क्या होता है, ध्रुव होता है, तो इसलिए हमने यहां पे क्या ले लिया, पी ले लिया। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि ध्रुव की परिभाषा क्या होती है, तो तुम्हें सीधे यही बताना है कि ये तुम्हारा क्या हो गया, दर्पण हो गया, तो बताना कि दर्पण के परावर्तक तल की, यहां देखना मैं एक एक डेफिनेशन तुमको बताऊंगा, तो बस इसी डेफिनेशन को तुम्हें बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है, और बहुत ध्यान से समझना है। हमने क्या बताया कि यह दर्पण के, और ये तल कौन सा हो गया, परावर्तक तल, तो यह दर्पण के परावर्तक तल के कौन बिंदु को, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बात आई समझ में नहीं आई, अब सिर्फ तुमको देखना है बस बहुत अच्छी तरीके। देखिए एक बार और समझिएगा कि दर्पण के, और जी हो गया कौन सा तल, जी हो गया परावर्तक तल, तो ये दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब देखना हम क्या करेंगे, यहां से एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, ठीक है, और यहां क्या होते हैं, इसके वक्रता केंद्र क्या होता है, सी होता है। ये हम यहां क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र सी, तुमको बताया होगा कि ये क्या होता है, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र, क्या कहते हैं, सी कहते हैं। अब यहीं पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझना, बस तुम देखते रहिएगा, एक एक बात आज तुम्हें आएगी समझ में, देखना। तो ये हो गया दर्पण का ध्रुव, ये हमने बता चुके। ये क्या हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब तुम कहोगे क्या है वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र के लिए देखो हम बताएं तुम्हें कि गोली दर्पण कांच के, समझ ना, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले के भाग होते हैं, समझना हमने क्या कहा, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले के भाग होते हैं, उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। राइट बात। अब समझिए, अब देखो यहां पे क्या करना कि ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु क्या हो गया, C हो गया, मतलब ये तुम्हारा हो गया ध्रुव, ये हो गया तुम्हारा क्या, वक्रता केंद्र। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि दर्पण के ध्रुव और तथा वक्रता केंद्र, ध्यान देना दोनों में, यानी यहां पे हम क्या कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं कि दर्पण के, देखना यहां पे ये तुम्हारा हो गया, यानी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ठीक ध्यान देना, हमने क्या कहा कि दर्पण के ध्रुव और तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। राइट बात, इतनी बात आई होगी समझ में। हमने एक बार और बता रहे हैं कि दर्पण के ध्रुव और तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इन दोनों में विशेष ध्यान रखना। और अगर हम कह दें कि दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है, ध्यान रखना दोनों थोड़ा अंतर है, दोनों में हम क्या कह रहे हैं कि यह दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है, वो रेखा कहलाती तुम्हारी क्या, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये तुम्हारी कौन सी रेखा कहलाती है, ये तुम्हारी रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। ठीक, इतनी बात ध्यान रखना, बहुत अच्छी तरीके ध्यान रखना। हमने यहां पे दो चीजें बताई। हमने क्या बताया कि यह दर्पण के ध्रुव जो है, ठीक है, दर्पण के ध्रुव और तथा वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इस वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं हम, R से। और दूसरी चीज क्या बताई, हमने ये बताई कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। राइट बात। अब ध्यान रखना, यहां क्या होता है, यहां ऐप को कहते हैं हम क्या, मुख्य फोकस। इसे क्या कहते हैं हम, मुख्य फोकस कहते हैं ऐप को। इसे हम कैपिटल ऐप से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से एक चीज और देखना ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से, क्या कि ये हो गया दर्पण का ध्रुव, ये और ये हमने बताया क्या होता है, ये होता है तुम्हारा मुख्य फोकस। तो ध्यान देना कि दर्पण के ध्रुव और तथा मुख्य फोकस, ध्यान देना जी, हमने बताया कि दर्पण के ध्रुव और तथा मुख्य फोकस की जो बीच की दूरी होती है, वो तुम्हारी फोकस दूरी कहलाती है। और इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, स्मॉल एफ से। हमने दो चीजें यहां बताई, एक बताई कि P से C के बीच की दूरी, मतलब P होता है ध्रुव,
यानी ध्रुव से लेकर के और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या। और फिर हमने बताया कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। और इस फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, काय से? स्मॉल एफ से। और यह वक्रता त्रिज्या को काय से करते हैं हम? आर से। तो इन दोनों के बीच में एक संबंध आ जाता है। क्या आ जाता है? एक संबंध आता है। वो संबंध कहलाता है एफ बराबर आर बाई टू, जो कि ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि इसमें आएगा कि दर्पण की फोकस दूरी और तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध लिखिए, तो तुम्हें बताना पड़ेगा एफ बराबर आर बाई टू। राइट, इतनी बात आई समझ में। अब तुम्हें यहां पे देखना है, ये हमने बताया ये तुम्हारा ध्रुव हो गया, ये तुम्हारा मुख्य फोकस एफ हो गया, और ये तुम्हारी यानी वक्रता केंद्र क्या होगी? सी होगी। और इन दोनों की बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और पी और एफ की बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। अब ध्यान रखना, अगर यहां पे एक हमने क्या की, यहां पे एक हमने वस्तु रख दी। ध्यान देना, ये हमने वस्तु रख दी, इस वस्तु को बताया ओ डैश करके। यहां पे क्या रख दी? वस्तु रख दी। यहां से एक प्रकाश की किरण चली, ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। यहां से प्रकाश की किरण चली और चलने के बाद उसका यहां से क्या हो गया? परावर्तन हो गया। ये अच्छा देखो, ध्यान रखना, ये तुम्हारी क्या है? ये तुम्हारी मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष की जो ये किरण जो चली, इसकी कैसी चली? वो समांतर चलती है। मतलब कैसी चल रही है? समांतर। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जब ये किरण चलती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से? मुख्य फोकस से होकर के निकल जाती है। ध्यान रखना इस बात को, अब तो नहीं भूलोगे। क्या बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो यानी किरण होती है वो यह परावर्तन के पश्चात कहां से? मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। तो जी हमने यहां बता दिया। इसके बाद जी वक्रता, जब दूसरी किरण आएगी तो वक्रता केंद्र से जाती है, और जब वक्रता केंद्र से जाती है तो जब उसका परावर्तन होता है तो वापस वो क्या होती है? उसी मार्ग में लौट आती है। हमने क्या बताया कि जो दूसरी किरण जो जा रही है ये, तो ये वक्रता केंद्र कहां से? ये वक्रता केंद्र सी से होकर के गुजरती है, और वक्रता केंद्र सी से गुजरने के बाद जब इसके परावर्तन होता है तो ये वापस अपने मार्ग में क्या होती है? लौट आती है। राइट, तो इन दोनों किरणों ने जहां पे काट दिया तो ये वस्तु का जो प्रतिबिंब बन गया, इसका नाम दिया आई, और हमने आई डैश। अब तुम कहोगे आई डैश क्यों दिया? क्योंकि इमेज माने क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। द इमेज मीन्स यानी प्रतिबिंब होता है, इसलिए हमने यहाँ पे आई और आई डैश नाम दे दिया। ठीक है, ये बात आई समझ में। जब ये बात यहाँ पे समझ में आई तो इसलिए हम देखिएगा, अब हम तुम्हें यहाँ बताएंगे कि हम इनकी दूरियां कैसे लिखते हैं। देखो, जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल में सबसे बड़ी गलती हमें क्या होती है कि कौन सी दूरी माइनस की होती है, कौन सी दूरी यानी प्लस की होती है। यही बात से हमको न्यूमेरिकल में बड़ी दिक्कत पड़ती है। तो आज से इस बात से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम बस तुम्हें अभी बता रहे हैं कि कैसा क्या करना है। देखिएगा, बात समझना, हमने क्या किया कि P से लेकर के O तक की, यहां तक की हमने दूरी U मान ली। ठीक है, क्या मान ली? यहां तक की दूरी हमने U मान ली। ठीक है, राइट बात, यहां समझना, P से लेकर की O तक की दूरी कितनी मानी हमने? O मान ली यहां पे। और हमने क्या किया? P से I तक की दूरी को V मान लिया। ठीक है, ये दो दूरी हमने मान चुके। ठीक है, अच्छा, इसके कुछ नियम होते हैं। हम तुमको नियम बताते हैं। पहला नियम, एक बात दिमाग में डाल लो कि जब भी हम दूरियां नापेंगे तो कहां से? यानी ध्रुव P से नापेंगे। पहली बात मेरी क्या है? पहली बात, इस बात को नहीं भूलना कि दूरियां जब नापेंगे हम कहां से नापेंगे? P से नापेंगे। राइट हो गया, ये दूरी जो नापेंगे, ये दूरी कहां से नापेंगे? ये हम P से नापेंगे। राइट, इसके बाद आ जाओ। और जिस दिशा में, ठीक, बात दूसरी क्या है कि जिस दिशा में अगर किरण जा रही है, अगर दूरी हम उसी ही दिशा में अगर नापेंगे तो दूरी धनात्मक हो जाएगी। वो कहोगे कैसे? अगर जैसे यानी कि इस दिशा में किरण जा रही है, ठीक है, जो जा रही है, और अगर हम दूरी भी इसी दिशा में नापेंगे तो दूरी कैसी हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। और अगर जैसे कि इस दिशा में किरण जा रही है और अगर तुमने दूरी अगर उल्टी नाप दी तो वो दूरी कैसी हो जाएगी? वो माइनस की हो जाएगी। राइट, ये बात आ गई समझ में।
तो इसलिए ध्यान रखना, बस इस बात को, इतनी बात को ध्यान। नंबर पहली बात मेरी क्या है कि दूरी हर वक्त ध्रुव से नापेंगे। कहां से नापेंगे? ध्रुव। ठीक है, ध्रुव कौन? P से। और नंबर दूसरी बात कि जिस दिशा में किरण जा रही है, अगर हम दूरी को उसी ही दिशा में नापते हैं तो वो दूरी धनात्मक होगी, और अगर उसके विपरीत दिशा में नापते हैं तो दूरी कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। राइट। अब देखेंगे आगे चल के हम, तो देखना, तो हम यहां पे दूरी नापते हैं, हमें दूरी चाहिए P से O तक की। अब तुम कहोगे हम OP नहीं लिख पाएंगे, क्यों? क्योंकि नियम के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि मैंने नियम में क्या बताया कि दूरी हम कहां से P से नापेंगे, तो हम PO लेंगे, हम OP नहीं लेंगे। राइट। हम क्या लेंगे? PO, मतलब दूरी P से O की, जहां P होगा दूरी वहीं नापेंगे। तो हमने P हो गया क्या? ये हो गया दर्पण का ध्रुव। तो यानी दर्पण के ध्रुव से और जो वस्तु जो रखी है O' नाम की, इनके दोनों की दूरी नापने कितनी है, तो हम दूरी को लिखेंगे PO बराबर। तो देखिएगा ये जो एक किरण जो है ये कहां की ओर जा रही है? ये यहां की ओर जा रही है, और हम दूरी कहां की ओर नाप, देखो उल्टी नाप, देखो ये यहां से लेके यहां चले आए, तो इसलिए ये माइनस के क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया। ये माइनस का क्या हो गया? ये हो गया। राइट। अब आया समझ में? इसके बाद देखो, अब हमें दूरी चाहिए PI की, मतलब क्या? P हो गया दर्पण का ध्रुव, और I क्या हो गया? इस वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। क्या हो गया? इसका यानी प्रतिबिंब हो गया। तो हमें दर्पण के ध्रुव से और प्रतिबिंब तक की दूरी नापनी है। तो ये दूरी कैसी होगी? तो हमने पहले बताया कि P से I की ओर चलेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? PI बराबर, ठीक, कितना बराबर? PI बराबर। तो देखो उल्टा आ रहे, देखो PI आए, और ये वाली किरण कहां जा रही है? आगे की ओर, लेकर हम चल रही है उल्टा, PI। तो P से I तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? माइनस के V हो जाएगी। तो ये बात आई समझ में? तो ये भी माइनस की होती है। अगली बात बहुत अच्छी, ठीक, इसमें भी ध्यान देना। अब हमें दूरी चाहिए P से F तक की दूरी। हमें क्या चाहिए? P से F तक की दूरी, PF। हमें PF निकालना। और मैंने इसके पहले जस्ट तुम्हें बताया था कि दर्पण के ध्रुव से और ना जो मुख्य फोकस जो F लिखा है, इनकी बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। हमने बताया था, देखो ये लिखा है, हमने बताया था कि दर्पण के ध्रुव से और जो मुख्य फोकस जो F लिखा है, इनकी जो बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। देखो दूरी उल्टी नाप रहे, P से F की ओर आ रहे हैं, तो ये भी काय की हो जाएगी बेटा? ये तुम्हारी माइनस की हो जाएगी। आ गया समझ में? इसके बाद अगली बात देखो, P से C तक की दूरी चाहिए हमें। P से कहां? C तक की दूरी। तो P और C, और हमने बताया था कि P से लेकर के और C तक की जो बीच की दूरी होती है, क्या बताया था कि P से यानी दर्पण के ध्रुव से और ना वक्रता केंद्र के जो बीच की जो दूरी होती है वो हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम कैसे, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी कैसी हो गई? माइनस की। आया समझ में? ये दूरियां जितनी, तो तुमने इसमें क्या देखा? तुमने ये देखा कि अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में जितनी भी दूरियां होती हैं सब पे कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, सब दूरियां माइनस की होती हैं। तो इनके बीच में एक संबंध आता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगर तुम लोग इसका डेरिवेशन देखना चाहते हो कि ये आया कैसे, तो मैंने इसी चैनल में एक वीडियो बना है, मैंने वहां पे अवतल के लिए ना उत्तल के लिए दोनों के लिए पहले से पहले करा दिया है, तो देखिएगा उसमें मिल जाएगा। तुम लिखना UBF में संबंध डाल देना, वो अपने आप आ जाएगा, और फिर तुम इसे देखना कि इसका संबंध आया कैसे था। ठीक, उसमें है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम, इसमें आ जाइए अब। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा कौन सा दर्पण था? ये था तुम्हारा अवतल दर्पण। अब हम आते हैं उत्तल दर्पण में। कुछ नहीं, उत्तल दर्पण की थोड़ी कहानी अलग ही, बस ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये है, हमने क्या किया कि यहाँ पे वस्तु रख दी। देखो ये हमने यहाँ वस्तु रख दी O और O' नाम की। ठीक है, इसमें क्या ये वस्तु चली, ये तुम्हारी किरण चल रही है किससे? वस्तु की नोक O' से। यहाँ ये तुम्हारा ध्रुव P हो गया, यहाँ भी ध्रुव P था, यहाँ भी ध्रुव P था। ठीक है, तो ये जैसे किरण चली तो इसमें क्या हो गया कि ये जाएगी कहां से? मुख्य फोकस F से। तो ये क्या होती है, जब इसका परावर्तन होता है तो ये मुख्य फोकस F से, कहां से? ये मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती इस टाइप में। ठीक, बात आई समझ में?
कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चलती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से कहां से आती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद दूसरी किरण चलेगी ये, ठीक है, ये चली ये दूसरी किरण जो चलेगी ये भी परावर्तन के पश्चात क्या होगा कि ये वक्रता केंद्र क्या है, ये सी है, तो ये वापस उसी माध्यम में लौट आती है। ये बात जान चुके, ठीक है ना। तो यहां पे इन दोनों ने जहां एक दूसरे को काटा, यहां पे ये प्रतिबिंब बन के तैयार हो गया, इसका नाम हमने आई और आई डैश दे दिया, ठीक है, बात आई समझ में। इसमें ध्यान देना, अच्छा दोनों में एक विशेष संबंध है। नंबर दूसरा कि जो अवतल दर्पण जो होता है ये जो प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, इसकी जो प्रतिबिंब जो बनाता है इसकी प्रकृति, ये प्रतिबिंब कैसा वास्तविक बनाता है, वास्तविक बनाता है और उल्टा भी बनाता है और ये सीधा भी बनाता है और ये बराबर भी बनाता है और ये छोटा बड़ा भी बनाता है। अब तुम कहोगे कैसे बनाता? अवतल दर्पण की 6 स्थितियां होती हैं। कितनी स्थितियां होती? 6। अवतल दर्पण की स्थितियां 6 होती हैं और उत्तल दर्पण खाली एक ही होती है। ध्यान देना, ये जो अवतल दर्पण है, ठीक है, अभी हम रुको, अभी 1 मिनट, ठीक है, अभी हम बताएंगे। तो ये बन के तैयार हो गया, तो हमें क्या करनी, यहां से लेके यहां तक की दूरी हमने ओ मानी थी। देखिए पी से ओ तक की दूरी कितनी मानी, यू मानी थी हमने। पी से ओ तक की दूरी कितनी मानी, यू मानी। इसके बाद पी से आई तक की दूरी हमने कितनी मानी, यहां भी मानी, ठीक है। तो अब हमें इनकी भी दूरियां चाहिए। तो देखिए हमने बस नियम, हमारा नियम नंबर पहला कि दूरी हर वक्त कहां से नापेंगे, दर्पण के ध्रुव से, ठीक है, नियम नंबर पहला। नियम नंबर दूसरा क्या है कि जिस तरफ किरण जा रही है, जैसे ये इस तरफ जा रही है, ठीक, ध्यान देना, ये जा रही है, अगर इसी की ही दिशा में नाप देंगे तो दूरियां धनात्मक हो जाएंगी। अगर इसकी उल्टी दिशा में नापेंगे तो दूरियां कैसी हो जाएंगी, यानी ऋण की हो जाएंगी, राइट। तो अब देखें यहाँ पीओ, तो हमें पीओ चाहिए, तो पीओ बराबर, देखो ये किरण यहां जा रही है, हम उल्टा चल रहे, पीओ कहां से चले हम, यहां से पीओ, तो ये बेटा काय की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। अब हमें चाहिए पी आई, हमें क्या चाहिए, पी आई। अब यहां ध्यान देना, पी आई, देखो ये किरण जो है यहां की ओर जा रही है, इस साइड, लेकिन हम उसी साइड नाप रहे, देखो पी आई, चलिए देखो पी से कहां की ओर, आई की ओर, हम इसी ओर ही जा रहे हैं। यहां भी किरण जा रही है इस ओर, ये जा रही है, और इसी तरफ हम नाप रहे पी आई, तो इसलिए वी कैसी हो जाएगी तुम्हारी, धनात्मक हो जाएगी, राइट बात आई। हमें चाहिए पी एफ, हमें क्या चाहिए यहां बेटा, पी एफ। पी एफ क्या था, हमने बताया था पी था दर्पण का ध्रुव और एफ था मुख्य फोकस। तो हमने बोला था कि यह दर्पण के ध्रुव और न तथा मुख्य फोकस की जो बीच की दूरी होती है, ठीक है, वो कहलाती क्या, फोकस दूरी कहलाती है। तो अब देखना पी से एफ तक की दूरी, तो उसी दिशा में नापेंगे तो ये फोकस दूरी कैसी आ जाएगी, धन की आ जाएगी, ठीक है ना, ये भी प्लस की आएगी। और अब हमें चाहिए कहां, पीसी, पीसी चाहिए हमें, क्या चाहिए, पीसी। और अभी हमने बताया था कि दर्पण के ध्रुव से, और ना ये वक्रता केंद्र है, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की जो दूरी होती है वो तुम्हारी कैसी होती है, वो इनकी जो बीच की दूरी होती है वो तुम्हारी वक्रता या त्रिज्या कहलाती है। और ये किसकी हो जाएगी, ये भी प्लस की हो जाएगी, आर, राइट। इसका भी फॉर्मूला सेम जो इसका होता है वो इसी का ही होता है, एक ही बात ही दोनों में, ठीक है। अच्छा दोनों में एक है विशेष बात, ठीक है, इसमें जो तुम्हारा यानी कि वो बन रहा है प्रतिबिंब, तो सदैव प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, आभासी बनेगा। और सदैव कैसा बनेगा, ये सीधा बनेगा, ठीक है। और वस्तुजान कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। तो अब इतनी बातें मैंने बताई, तुमने इन दोनों में से, एक था तुम्हारा अवतल दर्पण, एक था उत्तल दर्पण, इन दोनों दर्पणों में तुमने क्या देखा, देखो दोनों के भी भेद बताएं। इसमें तुमने क्या देखा कि अवतल दर्पण में जितनी भी दूरियां होती हैं वे सभी दूरियां कैसी होती हैं, ऋण की होती हैं, ठीक है, उतनी दूरियां वे सब माइनस की होती हैं। और जो उत्तल दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण में जितनी भी दूरियां होती हैं सिर्फ एक दूरी छोड़ करके, यू, ये माइनस की होती, बाकी सब कैसी होती हैं, धन की होती हैं, ठीक है, यानी प्लस की होती हैं, राइट। ये बात आई सब। अच्छा नंबर 2, जो तुम्हारा अवतल दर्पण है ये प्रतिबिंब वास्तविक बनाता है, मतलब कैसा बनाता है, वास्तविक। देखिए ये बना वास्तविक, ये तुम्हारा वास्तविक बनाता है। और जो तुम्हारा उत्तल दर्पण होता है ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आभासी बनाता है, मतलब कैसा बनाता है,
आभासी बनाता है और कैसा बनाता है, सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। इसका काम यही है, ये एक ही स्थिति बनाता है। और ये तुम्हारा जो यानी कि तुम्हारा ये वाला दर्पण है अवतल दर्पण, ये 6 स्थितियां बनाता है। कितनी? 6 स्थितियां। 6 स्थितियों में क्या करता है कि ये तो नियम है कि वास्तविक बनाएगा, लेकिन जो छठवीं स्थिति है, ध्यान रखना, छठवीं स्थिति में क्या होता है कि वो ये दर्पण के पीछे कैसा बनाता है, वो आभासी बनाता है। ठीक, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ये अवतल दर्पण की 6 स्थितियों में से कम 2 स्थितियां मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तीसरी स्थिति जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के ही आकार का बनता है, और वो वस्तु जितनी वस्तु होती है उतनी वस्तु के, मतलब अगर जो वस्तु की लंबाई होती है उतनी लंबाई यानी प्रतिबिंब की होती है, तो वस्तु के बराबर बनता है तीसरी स्थिति में। और लास्ट की जो है छठवीं स्थिति होती है, उसमें ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें जो है वस्तु का जो है प्रतिबिंब होता है वो कहां पे, वो दर्पण के पीछे कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा भी बनता है और वस्तु से यानी बड़ा भी बनता है। ये छठवीं स्थिति में ऐसा होता है। राइट बात? अच्छा है, तो इतनी बात को बहुत तरीके ध्यान रखना है। तो मैंने तुम्हें बताया, ध्यान रखना कि इसमें जो अवतल दर्पण जो होता है वो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनाता है, और जो उत्तल दर्पण होता है वो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनाता है, वो ये सदैव कैसा बनाता है, सीधा बनाता है और आभासी बनाता है। अच्छा, कुछ और बातें ध्यान रखो, इन बातों को समझिए, न्यूमेरिकल आएंगे, ध्यान रखना। अगर v का मान, v क्या होती है, v होती है प्रतिबिंब की स्थिति। क्या होती है? दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति। और तुम्हारा जो u होता है क्या कि या दर्पण से वस्तु की दूरी। क्या? दर्पण से वस्तु की दूरी होती है u, ठीक है ना। और v क्या होती है, v होती है कि क्या, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि दर्पण से लेकर के प्रतिबिंब की बीच की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की बीच की दूरी क्या, v। अगर v का मान माइनस का आ जाए, ध्यान रखना, अगर v का मान माइनस का आ जाए तो समझ लेना जो प्रतिबिंब जो बन रहा है, ध्यान देना, बस इसी से है, जो कुछ है सब इसी से है। अगर इसका मान अगर माइनस का आ जाए तो ये समझना कि प्रतिबिंब जो बना है वो कैसा बना है, वो उल्टा बना है। अगर माइनस का आ जाए वो प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना है। और उल्टा के साथ साथ में ध्यान रखना कि वो प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक भी है, और वास्तविक के साथ साथ में वो दर्पण के आगे बन रहा है। कैसा बन रहा है, वो दर्पण के आगे। कब? जब v का मान कैसा आ जाए, माइनस का आ जाए। और अगर v का मान अगर यानी प्लस का आ जाए, ठीक है, अगर ये काय का आ जाए, अगर v का मान अगर प्लस का आ जाए तो बताना कि प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा बनेगा, वो सीधा बनेगा और प्लस में आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और दर्पण के कहां बनेगा, वो पीछे बनेगा। कहां बनेगा, वो दर्पण के पीछे। ठीक है, तो इस v में ध्यान रखना, इसी b से बहुत न्यूमेरिकल लगेंगे, इसी से तुम्हें बहुत बताना पड़ेगा, इसी से तुम हर चीज बता सकते हो, कौन माइनस का है, कौन प्लस का है, कौन कैसा है, कौन यानी कैसा नहीं है। ठीक है ना, तो ये तुम्हें विशेष का ध्यान देना है। ठीक है ना, तो आज हम तुमको इतने बारे में बता रहे हैं। अब कल हम इन्हीं को लेकर के चलेंगे फिर से, और इनको लेकर के हम तुम्हें कल वाली वीडियो में इनके जो रेखीय आवर्धन क्या है, रेखीय आवर्धन क्या है, कौन निगेटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है, कौन में क्या होता है, इसके बारे में हम तुम्हें विशेष जानकारी देंगे। या तो यहीं पे देख लो, ठीक है। अच्छा देखिएगा, हम बताएं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं। काय से, m से। तो m बराबर होता है i अपॉन कितना, o होता है। m बराबर कितना हो गया, i अपॉन o। अब तुमको i क्या है, i हो गया प्रतिबिंब की लंबाई, और o क्या होगी, ये वस्तु की लंबाई। m बराबर i अपॉन o हो गया, तो m हो गया क्या, m हो गया तुम्हारा प्रतिबिंब की लंबाई, कौन, i, और o होगी तुम्हारी किसकी, वस्तु की लंबाई। और इनमें अगर डेरिवेशन निकालोगे तो m बराबर निकल के आएगा माइनस के v अपॉन यू। क्या आएगा, m बराबर माइनस के v अपॉन यू निकल के आओगे। अगर इन दोनों को जब तुम मिलाओगे, m जब बराबर है, तो i अपॉन o बराबर माइनस के v अपॉन कितना होता है, यू होता है ये। अच्छा एक बात और ध्यान देना, अगर प्रतिबिंब में सीधा बन रहा है, कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है,
तो रेखीय आवर्धन जब सीधा बनेगा, रेखीय आवर्धन जब देखो जब प्रतिबिंब यानी सीधा बनेगा, कब बनेगा? जब वो आभासी होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, तो वहां m का मान लेंगे काहे का, यानी मतलब यानी धन का लेंगे। और जब अगर वो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो वो माइनस का होगा, और वो प्रतिबिंब कैसा होगा? वो तुम्हारा यानी वास्तविक होगा। इतनी बात आई समझ में? ये हमने तुम्हें बताया है, ठीक है। इनको बहुत विशेष करके ध्यान कर लो, इनको ध्यान करके अब हम तुम्हें कल इसके बारे में और बताएंगे और इससे संबंधित न्यूमेरिकल लगवाएंगे। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है, एक बार और देख लो ध्यान से, एक बार और देख लो इसे ध्यान से, कि अवतल दर्पण की जितनी भी दूरियां होती हैं वो सब माइनस की होती हैं, सब नेगेटिव होती हैं, राइट। और उत्तर दर्पण की जितनी भी दूरियां होती हैं वो एक से माइनस छोड़ करके, कौन? यू के रे छोड़ करके, ठीक है ना, बाकी सब कैसी होती हैं? यानी धन की होती है। बस इतनी बात को तुमको याद रखना है बहुत ढंग से। तो इसलिए कहते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है, और उत्तर दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। और एक होता है समतल दर्पण, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। ये क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? बताना अनंत होती है, ठीक है। और इनका अगर रेखीय आवर्धन, तो इनका तो रेखीय आवर्धन m बराबर माइनस की भी अपन ही होता है। और जब पूछा जाए कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है, तो बताना प्लस का 1 होता है। कितना होता है? प्लस का 1 होता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन प्लस 1 होता है और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। मैंने इसलिए ये चीजें बताई ताकि तुम भूल ना पाओ। अब हम कल तुमको यहाँ न्यूमेरिकल बताएंगे, तुम्हें एक एक बात आएगी समझने में, तुम देखना, बस इनको नहीं भूलना। बस जो हमने बीच की दोनों के बीच में संबंध बताए इनको याद रखना, ठीक है। तो आराम से इनको देखिएगा और फिर मिलते हैं कल, ठीक है।